अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ हमारे दोस्त ममालिक बांग्लादेश के अंदर, जहाँ पे एक टेस्ट तैयारा जो टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, F7BGI जो चाइनीज़ मेड तैयारा है, वो क्रैश कर जाता है ढाका में एक स्कूल के अंदर, जहाँ पे इस वक्त रॉयटर्स के बकौल इस लम्हे 27 लोग फौत हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि इसकी जब डिटेल्स सामने आएंगी तो हमें पता चलेगा कि एयरप्लेन की फ़ॉल्ट थी, पायलट की फ़ॉल्ट थी, जब इसका ब्लैक बॉक्स खुलेगा। लेकिन ये डेवलपिंग स्टोरी है, 100 से ज़ायद लोग इस वक्त इंजर्ड हैं, क्रिटिकल हैं, जो लाइफ और डेथ की बैटल में। तो उम्मीद करते हैं कि कैजुअलिटी लिस्ट मज़ीद इंक्रीज़ नहीं करेगी, लेकिन अमूमन प्लेन क्रैशेज़ वो भी एक भरे इलाके में जब होते हैं तो बहुत बड़ा नंबर होता है। ये सेकंड सिग्निफिकेंट एयर क्रैश है पिछले 2 महीने में इस रीजन में। पहले वो इंडिया वाला एयर क्रैश था और अब ये बांग्लादेश के अंदर। इनहेरेंटली पिछले चंद सालों में हमने देखा है कि एयरप्लेन्स जो सबसे सेफ़ कंसिडर किए जाते थे ऑफ ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उनके काफ़ी हॉरिफिक क्रैशेस हो रहे हैं। नॉट टू से कि ये कनेक्टेड हैं, बट नॉर्मली जब टेक्नोलॉजी के अंदर एक एडवांसमेंट आ रही होती है, शिफ्ट हो रहा होता है, तो ये चीज़ें होती हैं। इवन जब आप टेस्ट फ्लाइट्स कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपने इमरजेंसी क्रैशेस प्लान किए होते हैं, या खुदा ना खास्ता कुछ होता है, हमने कहाँ पे जाना है। तो ये एक स्कूल के ऊपर गिर जाना मेरा ख़्याल है इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और उसकी थरो इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है। इसी के साथ साथ WHO की जो गाज़ा के अंदर साइट्स थी, जहाँ पे वो लोगों को इमदाद फ़राहम कर रहे थे, उन लोगों को जो मेल नरिश्ड है, इस वक्त स्टारवेशन के 5वें लेवल तक पहुँच चुके हैं, उसके ऊपर इसराइल ने अपनी झालानापन, अपनी दहशतगर्दी दिखाते हुए हमला कर दिया। और इस वक्त अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी रेयर बीमारी जिसकी प्रोनाउंसिएशन शायद मैं बुचर कर दूं, गिलियान बार सिंड्रोम, जो 5th स्टेज ऑफ स्टारवेशन के अंदर आती है, वो अब फैलना शुरू हो गई है गाज़ा में। जिसके अंदर होता क्या है कि आपका नर्वस सिस्टम अटैक होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल करता है और इवेंचुअली ये आपको कंज्यूम कर लेता है। ये सब कुछ हो रहा है, लोग दिन दहाड़े मर रहे हैं। मसलन कि वो पहले डबल डिजिट्स में गए, फिर वो ट्रिपल डिजिट्स में चले गए, और अब वहाँ पे स्टारवेशन की ये हालत है कि लोगों को इंतहाई बड़ा नुकसान हो रहा है। इसका रद्द अमल क्या है? यूके और 27 मुल्कों ने इसराइल को कंडेम कर दिया। दैट्स इट। कोई मुल्क इसराइल से ट्रेड नहीं ख़त्म कर रहा, कोई मुल्क इसराइल पे सैंक्शंस नहीं लगा रहा। ईरान ऑन दी अदर हैंड अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम की इनरिचमेंट परसू करना चाहे तो E3 कहती है हम आप पे सैंक्शंस लगा देंगे, जिसके रिस्पांस में ईरान कहता है जनाब आप सैंक्शंस लगाएंगे तो फिर हम भी ईंट से ईंट का जवाब देंगे। यानी कि मुसलमान मुल्क अपनी खुद मुख्तारी के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम परसू करे तो दुनिया उसके ऊपर टूट पड़ती है, और इसराइल इनोसेंट बच्चे, औरतों, मर्दों को डायरेक्टली गोलियों से मार दे, या फिर भूख नंग इतनी क्रिएट कर दे कि वहाँ पे वो बीमारियाँ फैल जाएं जो आपको वर्स्ट स्टार्व्ड कंडीशंस में मिलती हैं, तो दुनिया कहती है जी हम इसको कंडेम करते हैं। यही वजह है कि मुफ्ती तकी उस्मानी से कहा गया है कि जनाब आप धरना दें, और जब तक मुफ्ती तकी उस्मानी सड़कों पे नहीं आते, ये जो मजहबी गुस्सा और जोश हम सब के अंदर उन्होंने भरा हुआ है, इसको एक्चुअली यूटिलाइज़ नहीं करते लोगों की मदद करने के लिए, हम किसी को नहीं मानेंगे। आपको जब जब कोई मजहबी तंजीम अब कोई भी काम कहे तो आपने कहना है जनाब इस फतवे की पासदारी क्यों नहीं हो रही। बाकी तो आप 100 मामलों में उलझा देते हैं, 100 बहसों में उलझा देते हैं, कभी किसी को गुस्ताख डिक्लेयर कर देते हैं, कभी किसी यूट्यूबर की लाइफ वनरेबल कर देते हैं। लेकिन जहाँ पे फ़लस्तीन के बच्चों का ये नुकसान हो रहा है तो निकलें लाखों की तादाद पे, जाएँ डी चौक पे बैठे, लेकिन वो आप नहीं कर रहे। अब उस कॉल को आए हुए भी 72 घंटे हो गए हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी की तरफ से कोई मेजर जवाब ही नहीं आ रहा, कोई कॉल भी नहीं आ रही। फ़र्क होकर JUIF में शामिल हो जाते हैं, JUIF जश्न मनाती है, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, लेकिन फ़लस्तीन के बच्चे मर रहे हैं उस पर कोई बात नहीं होती। तो ये एक बहुत ही वेकअप कॉल है। जो गाज़ा का मामला है वो वेकअप कॉल ना तो सिर्फ लिबरल लोगों के लिए था कि लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर फेल कर गया टू प्रोटेक्ट, बल्कि कंजर्वेटिव लोगों के लिए भी था कि जो हमारे ठेकेदार थे वो क्या कर रहे थे, जिनको हम बड़ा मानते थे वो कहाँ पे थे। वो सारे अपने घरों में, अपने अड्डों में चुप करके बैठे हुए थे, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे थे। वो कभी चांद देखने बाहर निकल जाते थे, कभी वो इकट्ठे होकर सरकार के या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कॉन्फ्रेंसेस जाके सुनते थे, लेकिन किया किसी ने कुछ भी। मैं और आप क्या कर सकते हैं? शोर ही मचा सकते हैं, पोस्ट ही शेयर कर सकते हैं, और जब एहतजाज की कॉल हो सड़कों पे आ सकते हैं। जब हम सेफ गाज़ा कैंपेन के लिए इस्लामाबाद जाते थे तो वहाँ पे हमने देखा कि आम लोग जो रिलीजियसली मोटिवेटेड नहीं है वो वहाँ पे खड़े हुए हैं।
लेकिन कोई मेजर आलिम मुफ्ती हमें वहाँ नज़र नहीं आया। लोग बैठ के यूट्यूब वीडियोस तो बना सकते हैं, जो मेजर स्कॉलर्स हैं, जो मुफ्ती हैं, कि जनाब क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, पर वो मूवमेंट लीड नहीं कर सकते। मौलाना मौदूदी और इन लोगों में यही फ़र्क है कि जिस बंदे की कन्विक्शन थी किसी चीज़ के अंदर, तो उसने उसको फिर लीड किया, आगे लेके चला। ये बातें करते करते हमें 2.5 साल हो गए तकरीबन। जितना हमारा यूट्यूब का करियर रहा है, तब से तकरीबन आप कह लें ये गज़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और इसके अंदर हमें सिर्फ दुख और रुसवाई ही मिली है, रियासत पाकिस्तान की तरफ से, उलेमा क्लास ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और इवन यूट्यूबर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। कैनिबलिज्म इन सब के अंदर आ चुकी है। ये एक दूसरे को गिराने की कोशिश में पड़े रहते हैं और बड़ी पिक्चर को भूल जाते हैं। बहरहाल इनकी मर्ज़ी है। बड़ी पिक्चर को भूल जाने वाली एक और पार्टी भी है हम सब में से, वो है पीटीआई। हम आपको कई दिनों से कह रहे थे कि ये एक मिली भगत हो रही है, गेम हो रही है। पीटीआई ने जो केपी सेनेट में कर दी है कि जो 6 सेनेटर्स उन्होंने सिक्योर किए हैं, उसमें से 3 तो बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के सहूलतकार हैं। ये पूरी मीडिया अनाउंस कर रही है। तो ये क्या मूव थी? सलमान खान राजा कह रहे हैं कि 5 तारीख को पूरे मुल्क में एहतजाज होगा, और केपी सेनेट के अंदर आप उनके बंदे बैठा रहे हैं, मुल्क में आप एहतजाज करने चलें। वैसे केपी सेनेट के बाद अब पूरे पाकिस्तान के सेनेट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बन के सामने आई और पीटीआई नंबर 2 पे। यानी कि नून लीग के ऊपर एक उन्होंने टिकिंग टाइम बॉम्ब रखा हुआ है कि जनाब कि तुम बिल्कुल सराते मुस्तकीम पे नहीं रहोगे तो हम पीपीपी का जिन तुम्हारे पे छोड़ देंगे। लेकिन 5 तारीख को जो इन्होंने एहतजाज करना है, उसका क्या रिज़ल्ट आएगा, कितना अच्छा आएगा, अल्लाह बेहतर जानते हैं। क्योंकि जब ये लोग पाकिस्तान की अवाम देखते हैं कि सेनेट के फ़ैसले कैसे हो रहे हैं, केपी के अंदर क्या हो रहा है, उनका सीएम क्या कर रहा है, तो उनके हौसले टूटते हैं। ये वही केपी का सीएम है जिसके भाई ने ताना दिया था कि पंजाब से प्रोटेस्ट क्यों नहीं निकलता। भाई आप पहले इस्टेब्लिशमेंट की गोद से तो उतर आएँ। फैसल अमीन साहब, आप उनकी गोद से उतरें, ख़ुद मुख्तार पॉलिटिक्स करें, जमहूरियत में बिलीव करें, फिर आप किसी को ताने दें। और ये कौन है गंडापुरस? ये जागीरदार हैं वहाँ के, एक ज़ालिमाना निज़ाम के बेनिफिशरी हैं। अगर किसी पीटीआई के बंदे ने आके हमें कहा ना कि अली मीन ने यूं कर देना, वो कर देना, तो कुछ खुदा का खौफ करें। वैसे आज मौसूफ की पेशी है इस्लामाबाद के अंदर शराब और गन के केस में। कोई उन्होंने किला नहीं फतह किया, उस केस से पेशी नहीं है। कोई इस्लाम का झंडा नहीं लहराया, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के दिफा के अंदर उनसे मर्डर नहीं हुआ। शराब और बंदूक का केस है। और अगर आपको लगता है कि ये लोग निजी मामलात में बहुत अच्छे हैं, तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज़ है, मैं कुछ कर नहीं सकता। हमारे एहसासात और जज्बात से खेलने का ये काम हमारी रियासत, सियासी जमातें, जुडिशरी सब मिल के करते हैं, और मीडिया उसके ऊपर मिर्चें डालते हैं। हमें जमहूरियत के ख्वाब आते हैं कि यार हमारे मुल्क में एक दिन वक्त होगा जब हम जिसको वोट करेंगे वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। जब आवाम निकल के उसके लिए वोट करती है, तो जिन्होंने उसको डिफेंड करना था वही जाके बिक जाते हैं। तो लोग करें क्या यार? सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होंगी। यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज़ पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। अब इस वक्त पंजाब ने बलूचिस्तान में 5 बजे के बाद बसों की एंट्री बंद कर दी कि जनाब पंजाब से कोई बस बलूचिस्तान नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि पंजाबी वहाँ मारे जा रहे थे। तो सूबे ने अपने दिफा के लिए हरकत कर दी है। ये है नेशनल एजेंडा प्लान, ये है नेशनल थॉट। कैसे ये मुल्क चल रहा है, अल्लाह इस पर रहम करे, यही हम कह सकते हैं। बहरहाल सेनेट को फाइनली ख्याल आया कि जी जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना चाहिए। ये वो सेनेट है जो फॉर्म 45 थी, फॉर्म 47 की पैदावार है। वो कहता है कि जनाब हमें पेनल्टीज़ बनानी चाहिए फॉर वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट ऑन ड्यूटी, कि जो ऑन ड्यूटी जर्नलिस्ट को तंग करेगा उसको 3 लाख फ़ाइन करेंगे, 7 साल जेल करेंगे, और हम इसको
बिल्कुल क्रिमिनल केस की तरह ट्रीट करेंगे। आप जाके एफआईआर दर्ज करवाएंगे थाने में, एसएचओ इसके ऊपर कार्रवाई करेगा। लेकिन उन्होंने एक चोर दरवाज़ा छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का ऑपरेशन होगा, जब तक क्लियर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स नज़र नहीं आती, तब तक उस पर हम प्रोसीड नहीं करेंगे, और वो भी हम थ्रू थाना प्रोसीड नहीं करेंगे, मुतलका अदारे को रेफ़र कर देंगे, जो उसका रिक्विजिट अदारा बनता है। इस मुल्क में जर्नलिस्ट सप्रेशन का काम करता कौन है? थानेदार नहीं करता लोकल आके। मसलन एसएचओ गुलबर्ग आके सप्रेशन नहीं करते, करता ही आपका डीप स्टेट है। तो उस पर आपने कोई कदगन लगाया ही नहीं। बाकी कुछ जर्नलिस्ट इस बिल को मानेंगे कि जी बड़ा अच्छा स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन, और ये राइट डायरेक्शन हम बचपन से सुन रहे हैं। मुशर्रफ ने टीवी चैनल बनाया, सब ने कहा जी आज़ादी राय आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बंदा सोचे कि आप कितने बेवकूफ़ हैं। ये वैसे जो सन 2000 के जर्नलिस्ट थे ना, मैं इनको देखता हूँ, मैं कहता हूँ आप चलते चलते गिर क्यों नहीं जाते? एक डिक्टेटर ने आपको हकूक़ दी हैं, आपका दिमाग काम करता है? कोई शर्म है आप लोगों को? उसने आपको हकूक़ नहीं दिए थे, उसने आपको कारोबार दिए थे कि ये ले यार, तू अरब रुपए का ले ले, तू अरब रुपए का, तू अरब रुपए का ले ले, कि नोट कमा लो। पैसे दे के मीडिया का मुंह बंद कराने का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ है। और आप कहते हैं आप खुद मुख्तार हैं। बहुत बड़े बड़े पंटर हैं यहाँ पे, वो कहते हैं जनाब जर्नलिस्ट ने इस मुल्क के लिए क्या नहीं किया। मैं बताता हूँ क्या किया। जिस तरह जुडिशरी ने सहूलत कारी की है, जर्नलिस्ट ने उनकी तशहीर की है कि जनाब ये कितना अच्छा फ़ैसला हुआ है, कि जनाब इस फैसले से बेहतर फैसला ही कोई नहीं है। सोशल मीडिया जहाँ पे आज़ादी राय फिर भी है, जहाँ पे इंडिपेंडेंट चैनल काम करके आपको एक रिलेटिवली ट्रूअर पिक्चर दे सकते हैं, उस पर सुने क्या हो रहा है। सेनेट में एक बिल पेश होता है जो टेबल हो गया कि 16 साल और उससे कम उम्र के बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सोशल मीडिया ऐप्स पे बैन लगाएंगे, यानी कि वो उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसका मैकेनिज्म क्या बनता है वो भी सामने आना है, और ये बिल पास होता है कि नहीं होता। लेकिन रियासत की आप सोच देख लें, क्या सोशल मीडिया ऐप से गंद है? बिल्कुल है। पोर्नोग्राफिक मटीरियल है, मंशियात की सप्लाई है, हर चीज़ है। लेकिन आपको पता है आप टिकटॉक पर ये पीछे से बंद करवा सकते हो। यानी कि आप टिकटॉक, जो हर गवर्नमेंट के साथ काम करता है, टिकटॉक वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जो पूरा एक्सेस देता है सरकारों को, तो आप ये चीज़ें बंद करवा सकते हो। नहीं 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 नहीं, हम 16 साल के बच्चों को इस्तेमाल करने से ही रोक देंगे। समझ रहे हैं ना आप गेम क्या हो रही है? बाकी मेरे अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि क्या अंडर एज बच्चों को इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि रियासत पाकिस्तान से बेहतर लोगों के माँ बाप ये फ़ैसला करें जी, क्योंकि माँ बाप का पहला राइट टू पेरेंटिंग है। जहाँ पे ये एप्लीकेशंस गंदगी का टूल भी हैं, वहाँ पे ये एप्लीकेशंस एजुकेशन का भी टूल हैं। आप टिकटॉक चाइना को ऑब्ज़र्व करें, उसके ऊपर इतने स्ट्रिक्ट बायलॉज हैं डिसेंसी के कि जनाब आप वहाँ कुसक नहीं सकते। तो पाकिस्तान वो कवानीन बनाए और पाकिस्तान क्रैक डाउन करे उन लोगों पे जो ये गंद मचा रहे हैं। अभी ये पिछले दिनों रजब भट्ट के घर पे फायरिंग हुई, शहजाद भट्टी ने वो फायरिंग क्लेम की। 48 घंटे के अंदर अंदर, यानी पिछले 48 घंटे में मिस्टर पतलू ने शहजाद भट्टी सबको बिठा कर सुलह करवा दी। ये रियासत पाकिस्तान है, ये जज हैं, ये पुलिस वाले हैं, इनको बैन करें, ना कि लोगों को एप्लीकेशन इस्तेमाल करने से मना करें। हमारे यहाँ सलूशन हमेशा पुट्ठा ही सोचा जाता है। प्रॉब्लम कुछ होती है, उस पर हम सलूशन कुछ और फिट कर देते हैं। अल्लाह करे जी रियासत पाकिस्तान को अकल है, वो ये हरकत ना करें, क्योंकि इससे ज़्यादा नुकसान ही होगा। और वैसे वीपीएन की दुनिया है, आपने पूरी कौम को वैसी वीपीएन की आदत लगा दी ट्विटर का बैन करके, तो इनको अफेक्टिवली यूज़ करना तकरीबन नामुमकिन होगा। वैसे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है पाकिस्तान में, ज़रा आपको उस पर भी तज्जिया दे देते हैं, क्योंकि रियासत पाकिस्तान का जो सबसे पहला काम या किसी भी रियासत का काम होता है वो सिक्योरिटी इंश्योर करना होता है। सॉवरेनिटी का मतलब ही ये होता है कि मोनोपोली ऑफ वायलेंस हमने हमारी गवर्नमेंट को दे दिया और उन्होंने हमारी सेफ्टी इंश्योर करनी है। रोज़ दहशतगर्दी के हमले होते हैं, एवरी डे। 7 औरकज़ई स्काउट्स को शहीद कर दिया गया टेरर अटैक्स में, 4 दहशतगर्दों को मार दिया गया औरकज़ई खैबर पख्तूनख्वा में। अभी ये मेरी बात याद रखना कि इन एरियाज़ में रिपोर्टिंग नहीं होती, फ्री प्रेस वहाँ नहीं पहुँच सकता। उस तरह ISPR रिपोर्ट करता है चीज़ें, वो रोज़ की बुनियाद पर रिपोर्ट कर रहे हैं। KP में, बलूचिस्तान में। तो अगर हम 2 सूबों के अंदर सिक्योरिटी नहीं इंश्योर कर पा रहे, आज़ादी राय नहीं दे पा रहे, फ्री ट्रायल नहीं दे पा रहे, पंजाब में सिक्योरिटी कंट्रोल करने के लिए हमने डेथ स्क्वाड बनाया हुआ है CCD का जो बंदे मार रहा है, तो ये मुल्क है क्या? यहाँ पे आप टैक्स किस लिए मानते हैं? शहबाज शरीफ साहब FBR को तारीफ़ भी करते हैं, फिर उनकी बेइज्जती भी करते हैं कि जनाब आपने सबसे ज़्यादा टैक्स हिस्ट्री इकट्ठा किया, फिर कहते हैं कि हम आपने टारगेट नहीं अचीव किया, फिर कहते हैं इससे बड़ा टारगेट हो। ये पैसे आप लेते क्यों हैं? ठीक है ना,
मोबिलिंक एक सर्विस प्रोवाइडर है। मैं महीने का 3500 रुपया उन्हें देता हूँ अनलिमिटेड डेटा और टॉक टाइम के लिए, बात करने के लिए। अगर मेरा डेटा बंद हो जाए तो मैं मोबिलिंक की ईंट से ईंट बजाता हूँ कि जनाब तुम पैसे किस चीज़ के लेते हो। तो सरकार जो खरबों रुपया हमसे लेती है सालाना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में, वो जब हमें सर्विस ही कोई नहीं दे रही और हम उनकी तनकीद करें तो उनको दिक्कत। वैसे जो बिल पास करना चाह रही ना सेनेट जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन का, उसमें एक क्लॉज है, मैं वो क्लॉज आपको सुनाना चाहूँगा कि जर्नलिस्ट के पास राइट है कि अपने सोर्स को डिफेंड करे और कोई सोर्स पता करना चाहे तो उसके ऊपर पाबंदी है। लेकिन अगर आप रिपोर्टिंग इशू पे इलीगल कर दें फिर क्या होगा। मैं बताता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट या कोई भी सूबे की गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करी एडवर्टीजमेंट पे, अगर इस पर रिपोर्टिंग ही ना हो सके तो इस पर कोई लॉ ही नहीं अप्लाई होता। आहिस्ता आहिस्ता हमें पहले कहा गया कि जी डीप स्टेट और इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑपरेशन से मत रिपोर्ट करें, मुल्क खतरे में। हमने कहा जी ठीक है। फिर आपने कहा कि जो ऑन गोइंग केसेस हैं जुडिशरी के अंदर उस पर रिपोर्ट ना करें, मुल्क खतरे में। हमने कहा जी बिल्कुल बात समझ आती है। फिर आपने कहा कि जो सूबे के अंदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उसकी तशहीर में जितने पैसे लगते हैं उस पर सवाल ना करें, मुल्क खतरे में है। कौन सा खतरा? ये कौन सा खतरा मुल ले लिया पाकिस्तान की रियासत ने जो हमसे हल ही नहीं हो पा रहा? क्या ये वही खतरा है जो उस बलोच औरत ने फेस किया? क्या ये वही खतरा है जो उस मेजर ने फेस किया? क्या ये वही खतरा है जो औरंगजेब स्काउट्स ने फेस किया? क्या ये वही खतरा है जो पीटीआई के लोग इस वक्त जेल के अंदर है पंजाब में, उन्होंने फेस किया? ये कौन सा खतरा है जो सिर्फ आम लोगों पे लागू होता है और एलीट पे नहीं लागू होता? सारे कवानीन मुल्क में बनते हैं एलीट को प्रोटेक्ट करने के लिए और बार बार हमें बताया जाता है कि जनाब हमारी हरकत व सकनात से मुल्क ख़तरे में। मुल्क तब ख़तरे में नहीं था जब पीटीसीएल एक चलता हुआ इदारा हमने बेच दिया। मुल्क तब ख़तरे में नहीं था जब पीआईए को प्रॉफिटेबल शो कराने के लिए ताकि बिडर अट्रैक्ट करे उसका डेट उठा के अकाउंट में डाल दिया। मुल्क तब ख़तरे में नहीं था जब बेनज़ीर ने ज़रदारी के साथ मिल के पहला आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट किया, जब मुशर्रफ साहब ने आईपीपी के छट्टे खोल दिए, जब नवाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर बन के आईपीपी की डॉलर रेट जो थे फ्लक्चुएट कर दिए मार्केट के साथ। तब मुल्क ख़तरे में नहीं था। मुल्क तब ख़तरे में होता है जब असद अली तूर एक सवाल पूछता है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ तो क्यों हुआ, तब ख़तरा हो जाता है। ब्लास्फेमी लॉ की प्रोसीडिंग होती है, उसको टेलीवाइज किया जाता है, दोनों पार्टियों को सुनने के बजाय एक पार्टी को सुन के उसे फैसला कर देता है, तब मुल्क ख़तरे में नहीं होता। तो रियासत को जब ज़रूरत होती है तो रियासत कहती है जनाब ये नेसेसरी है मुल्क के लिए, और जब रियासत ने कुछ करना होता है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी जो ठीक नहीं है, तो कहते हैं जनाब मुल्क ख़तरे में। मसलन अख्तर मैंगल दुबई जा रहा है, उसका नाम पीएनआईएल में। तो भाई ये तो हमारी सिचुएशन है। बाकी हमारे जो ये मिनिस्टर साहिबान हैं ये मुल्क से बाहर चले जाते हैं, यूएन में जाके बड़े बड़े दावे कर देते हैं। उन्होंने कहा 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को हम अचीव करेंगे। और कैसे करोगे, कैसे होगा? अभी क्लाउड बर्स्ट हुआ है गिलगित बल्तिस्तान में, तो वहाँ सैलाब आ गया। सैदपुर के अंदर सैलाब आ गया इस्लामाबाद के साथ। मतलब सैदपुर इस्लामाबाद ऐसे हैं, हमसे क्लाइमेट चेंज रिलेटेड चीज़ें ही मैनेज नहीं हो पा रही होती। और मैं हैरान हूँ, मैं परेशान हूँ, और मुझे रोना भी आ रहा है, हंसी भी आ रही है। सबसे पहला इंसिडेंट हुआ स्वात में क्लाइमेट चेंज का कि जनाब पानी बह गया, लोग मर गए। पूरे पाकिस्तान के टाउटों ने चढ़ दौड़े पीटीआई पे। उसके बाद से पंजाब में 4 गुना ज़्यादा लोग मार चुके हैं ये मानसून के अंदर। अभी जो मानसून का डेथ टोल है हम आपको बता देते हैं, उसका भी हम आपको अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेक डाउन देते हैं। और ये को हमारे पास कोई मीडिया रिपोर्टिंग एजेंसी नहीं है कि जनाब हमने को बड़े बंदे इकट्ठे किए हैं। ये जो आपके अखबारों में रिपोर्ट होता है 221 लोग फौत हो चुके हैं मानसून डेवस्टेशन में, 135 पंजाब में। तो मुझे नहीं नज़र आया कि किसी ने कहा हो कि मरीम साहिबा आप इस्तीफ़ा दे दें। बहरहाल मैं अली अमीन को कंडोन नहीं करता, खच उनसे भी वजी थी तो खच यहाँ भी वजी। डिफरेंस क्या है अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपके साथ गेम क्या होती है। एक जेन्युइन प्रॉब्लम होता है, आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं एज पीपल ऑफ पाकिस्तान, उसको एड्रेस करने जाते हैं। लेकिन फिर आप जो बंदा आपको लीड करता है उसमें अंधी तकलीद कर लेते हैं। जब वो बंदा खच मारता है तो उसको डिफेंड करने के लिए आप हीले बहाने बनाते हैं, वहाँ आप फंस जाते हैं, वहाँ पे आप पार्टी टू क्राइम बन जाते हैं। आपका काम है असूल पे खड़े होना कि प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई डिज़ास्टर होता है सूबे के अंदर, शहर के अंदर, तो मुतलका लोग इस्तीफ़े दें, अगले बंदे आगे हैं। ये असूल है। अगर वो डिज़ास्टर चीचा वतनी में हो, क्वेटा में हो, हैदराबाद में हो,
ननकाना में हो जाए, पेशावर में हो जाए, स्वात में हो जाए, तो आपका प्रिंसिपल सेम रहता है कि जनाब लाइन हाजिर हो जाए। एक ब्यूरोक्रेट नहीं निकला इस सारे दौरान। पूरे की पूरी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट को फारग हो जाना चाहिए कि जनाब तुम्हें पता ही था क्या हो रहा है, तुम मुतलका डिफेंस मैकेनिज्म्स ही नहीं बना पाए। अच्छा, ये सारे जब इंक्वायरियाँ होती हैं ना, कागज़ लेके पहुंच जाती हैं, हमने फ़लाँ को बताया, फ़लाँ को बताया, फ़लाँ को बताया। एक हॉट पोटैटो की गेम होती है, उसके एंड में कोई बहुत ही निचला मुलाजम होता है, वही निचले मुलाजम जो बेचारे जजों के कपों में खाना खा रहे थे इधर लाहौर में, उनको डांट दिया जाता है, समझा दिया जाता है फिर एज़ यूजुअल। तो पाकिस्तान में अगर आपने रहना है, ये मेरा आपको ऑनेस्ट मशवरा है, या ब्यूरोक्रेट बन जाए। और ये डजन नहीं, ये मैटर नहीं करता आप CSS करें, नो 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 नो, आप 12वें स्केल के अफसर बन जाएं, 10वें स्केल के बन जाएं, करप्शन का बेपनाह मौका मिलता है। बस उसी चंगे रह जाओगे। CSS अफसर पर तो फिर भी नज़र होती है लोगों की, ए थले वाले बंदे ज़्यादा कार्रवाई पा लेंगे। या फ़ौज में चले जाएँ, या सियासतदान बन जाएँ, या किसी तरह जुडिशरी में पहुँच जाएँ, और खुदा के वास्ते पाकिस्तान में कारोबार ना करना, लग पता आपको जाएगा। गाज़ा के अंदर 5th स्टेज ऑफ मेल न्यूट्रिशन और स्टारवेशन है, 5वीं सतह, जिसके बाद डिजीज़ेज जो नर्वस सिस्टम को अटैक करते हैं वो कॉमन हो जाते हैं। इसराइल चढ़ दौड़ा है सीरिया के ऊपर। ईरान अपनी खुद मुख्तारी की न्यूक्लियर इनरिचमेंट करे, दुनिया उसको सैंक्शन करती है। और पाकिस्तान जाए कह रहा है कि हम सस्टेनेबल गोल्स मीट कर लेंगे 2030 में। पागल तो नहीं होगी? एक औरत एक नाजायज़ रिश्ता कायम करती है, उसकी सज़ा इलाके के कबाइल वाले लोग तय करते हैं, ट्राइब्समैन तय करता है, चीफ तय करता है, 8 गोलियां उसको मारता है, 7 गोलियां उसके साथ बंदा था उसको मार देता है। सरफराज भुगती साहब जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, वो औरत तो वापस नहीं आ सकती। तो भुगती साहब इस्तीफे का इंतज़ार है। वैसे जो 14 बंदे उन्होंने अरेस्ट किए हैं, उसमें अभी तक हमें ये कॉन्फर्मेशन नहीं है, किसी को नहीं है, कि वो जो औरत का भाई था जिसने गोलियां चलाई थी वो अरेस्ट हुआ है कि नहीं। और ये कॉमन है। अगर आपको कभी इत्तेफाक हो तो मुस्तफ़ा खर साहब की ज़िंदगी के बारे में पढ़ना, और अगर इत्तेफाक हो तो उनके बेटे के बारे में ज़रूर पढ़ना कि ताकतवर अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या करते हैं। लाहौर शहर में ना, आप किसी मेन बुलेवार्ड कोई भी सड़क पे फिरें जहाँ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो हर एक बिल्डिंग में ना एक दास्तान है, ताकतवर ने कैसे दबाया, कैसे कमाया, कैसे लूटा। हर एक बिल्डिंग में आप इशारा करते जाएंगे, हम तजर्बा करते हैं। आप 25-30 लोग इकट्ठे हो जाएं, मुझे ले जाएं मेन बुलेवार्ड पे, आप बिल्डिंग को पॉइंट करें, मैं दास्तान सुनूंगा, जनाब फ़लाँ की थी, फ़लाँ ने यूँ किया, यूँ किया, यूँ किया, यूँ किया, ये कार्रवाई डाल दी। और अगर आप कराची चले जाएँ तो वहाँ तो हर बिल्डिंग के नीचे से बोरियाँ निकलेंगी कि जनाब इस बिल्डिंग की बनने के अंदर 25 लोग कत्ल हुए, इस बिल्डिंग के बनने में 40 लोग कत्ल हुए, इस बिल्डिंग के बनने में 60 लोग कत्ल हो गए। तो हमारे उलेमा को भी सोचना चाहिए कि रोज़े महशर क्या जवाब देंगे। सोचना चाहिए ना कि उम्मत में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर उम्मत के साथ क्या हो रहा है। हमारे लीडरान को भी सोचना चाहिए। एज़ कौम हम लोग दुआ कर सकते हैं, जमहूरी तरीके से ऑपरेट करते हुए एहतजाज कर सकते हैं, कोर्टों में केस फाइल कर सकते हैं। कभी भी हम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, क्योंकि हमेशा याद रखना, हमारे में और उनमें फ़र्क होना चाहिए। हम वो लोग हैं, जब बम गिर भी रहे थे तब अमन की बात कर रहे थे, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे। जब डंडे बरस रहे थे तब भी कह रहे थे कि जनाब नहीं, आप प्रोसीजर फॉलो करें। और इस दुनिया में आपका मामला सेटल नहीं होता तो इंशाल्लाह आखिरत में हो जाएगा, क्योंकि ये ज़िंदगी फ़ानी है, ज़िंदगी है आखिरत की। आखिरत का सोच के सब्र करें। कोई फ़ायदा नहीं इस दुनिया के अंदर जुल्म और बर्बरियत को रोकने के लिए जुल्म और बर्बरियत नाफिज करना। ये अमेरिकन इडियोटिक पॉलिसी है कि हम फ्रीडम देते हैं बम मार के। तो आज भी जो बंदा आपको कॉल देता है कि आओ रियासत को तोड़ें, आओ तोड़ फोड़ करें, मत सुने। खुद तो वो पतली गली से डील करके बच जाएंगे, मर आप जाएंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।